भाई। सक्सेस क्या, किसी भी काम को आपको करना है और वो काम कहीं ना कहीं एक से ज्यादा समय मांगता है, एक से ज्यादा मतलब जिसमें आपको दिन भी लगते हैं, या इवन एक से ज्यादा मेरे भाई आपको, मेरे दोस्त, घंटे भी लगते हैं। ओके, हो सकता है आपको मेरे भाई एक से ज्यादा मिनट भी लगते हैं। तो हमें वो पता है कि हमें उसके लिए एक्शन बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत बार बहुत सारी चीजों में आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंसी किस तरीके से कि जो आप चीजें कर रहे हो ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड मोड में करनी पड़ेगी। आपको बार 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 चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, ये आप बेहतर तरीके से अनुभव करते होंगे। आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें देखते होंगे जहां आपको ये समझ में आता होगा कि यार अगर मैं इसको लगातार नहीं करूंगा तो अर्थ नहीं निकलेगा, लगातार नहीं करूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। ये बेहतर तरीके से समझते हैं हम लोग। देखो, सबसे जो टफ है ना, सबसे जो टफ है वो एग्जाम क्रैक करना नहीं है। सबसे ज्यादा टफ है मुझे खुद को डिसिप्लिन में रखना, मुझे खुद को निरंतर रखना। ये सबसे बड़ा टफ काम है। एग्जाम क्रैक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि मेरे यार एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। एग्जाम तो क्रैक होता है ना। वैकेंसीज आती हैं वो तो फुल होती, कभी देखा है कि वैकेंसी आई यार लोगों ने अप्लाई नहीं किया? ऐसा हुआ है? नहीं होता ऐसा कभी। भर भर के अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी तो फुल होंगी होंगी। ये तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो एग्जाम क्रैक करना टफ नहीं है। मैटर क्या है यहाँ पर? मैटर ये है कि मुझे लगातार चलना है, ये मेरे को खुद को समझाना पड़ेगा। अगर मैं खुद को समझा ले गया और मैं उसके हिसाब से लगातार चलने लगा तो निश्चित तौर पे आप परिवर्तन देखेंगे मेरे भाई। आप निश्चित तौर पे परिवर्तन देखेंगे। तो आप इस बात का अनुभव करते होंगे, इस बात को एक्सपीरियंस करते होंगे कि अगर मैं कहीं पर कुछ ब्रेक कर रहा हूं, या आप हमसे मतलब यहाँ पर मैं से मतलब आपकी मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं कुछ यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूं या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो उसका अधिकतम टाइम कारण सिर्फ मैं ही होता हूं। अधिकतम टाइम मेरे भाई, मैक्सिमम टाइम। अब वो कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो उसका मैक्सिमम टाइम रीजन मैं ही होता हूं। आप अपने पे अमल करके देखिए। आप करके देखिए, सोचिए थोड़ी देर के लिए, आंख बंद करिए, बस 10 सेकंड के लिए सोचिए यार ये काम नहीं हुआ और उसका रीजन क्या है, तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है निरंतर ना चलना हो सकता है मेरे भाई, या फिर आलस हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि 2 दिन कर लेते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। और वो फिर फ्लो ब्रेक होने का मतलब ये मेरे भाई हाथ से चीजें जाना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इस पर अमल करिए, समझ में आएगा आपके। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लीजिए, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ यूनिलीवर पीएलसी? यूनिलीवर पीएलसी के न्यू सीईओ कौन बने हैं? देखिए, फिर रिवीजन मोड शुरू करते हैं मेरे भाई। ओके, यूनिलीवर पीएलसी के सीईओ कौन बने हैं? और हीन शुमाकर की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया। किसकी जगह पे मेरे भाई? हीन शुमाकर की जगह पे। ओके, आज तो वैसे ही बच्चा कम देखने को मिलेगा, आज तो सबका पेपर है। बहुत बढ़िया। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त, यानी थर्ड आंसर बनेगा राइट। फर्नांडो फर्नांडेज। ओके, फर्नांडो फर्नांडेज 1 मार्च 2025 से कार्यभार संभाल रहे हैं। एक सेकंड, थोड़ा इधर सेट करते हैं। ठीक, चलो। कुछ एक नाम, जैसे कि एक नाम है काश पटेल। काश पटेल, ओके, काश पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर बनाया गया है, एफबीआई का। ओके, रोमानिया, रोमानिया के प्रेसिडेंट, रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है मेरे भाई? इली बोलो जान। ओके, इली बोलो जान। अब आप कहोगे सर ये क्यों इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है मेरे भाई? तो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इतना पता हो कि हम कि किसने कोई देश का प्रधानमंत्री, किसी संस्था का हेड कौन बना है। जैसे नोकिया, नोकिया फिनलैंड की एक कंपनी है, और नोकिया के जो सीईओ बने हैं उनका नाम है जस्टिन, जस्टिन होटार्ड। ओके, जस्टिन होटार्ड, ये नाम याद रखना। एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम, इसके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है बार्ट, बार्ट दे वेवर।
बार्ट दे वेबर, इनको यहां पर प्राइम मिनिस्टर चुना गया। एक संस्था नीति आयोग, नीति आयोग, इसके जो सीईओ है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 साल का, जिनको एक्सटेंशन दे दिया गया है, वो है बीबीआर, बीबीआर सुब्रमण्यम, बीबीआर सुब्रमण्यम, मनियम। ओके, और एक और है यहां पर डीसीजीआई, डीसीजीआई क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है, यह है राजीव सिंह रघुवंशी। ओके, राजीव सिंह रघुवंशी, क्लियर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो फॉर्मर गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर शक्तिकांत दास साहब। ओके, शक्तिकांत दास साहब, इनको सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर का। ओके, सेकंड, वर्तमान में ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। वैसे ये ओवरऑल 14th नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। इनके साथ एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम है पीके मिश्रा। ओके, पीके मिश्रा, आई होप क्लियर होगा मेरे भाई। ओके, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कोटक महिंद्रा प्राइम का, कोटक महिंद्रा प्राइम सब्सिडरी है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो ये जो कोटक महिंद्रा प्राइम है, इसके जो सीईओ बने हैं, एमडी एंड सीईओ, यह है शाहरुख तोड़ीवाला। शाहरुख तोड़ीवाला। ओके, शाहरुख तोड़ीवाला, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉइंटमेंट अपने रटते हैं मेरे भाई, याद हो गए यहां पर। एक तरीके से हम लोगों ने एक एमसीक्यू नहीं किया, 9 न्यूज हमने कवर कर ली सिर्फ एक में। यहां पर अगला है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद पीजीटीआई एज इट्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर अंडर द पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम। पाइनियर बैंकिंग प्रोग्राम के तहत यहां पर कौन सा बैंक है जो पीजीटीआई का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? पीजीटीआई का दिस इज आंसर इज इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक। ओके, अब जरा समझना, कुछ एक बैंक अभी न्यूज में रहे थे, जैसे कि कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक। ओके, कर्नाटका बैंक ने अभी 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, सेविंग अकाउंट फॉर वीमेन। ओके, और अकाउंट का नाम है स्त्री, स्त्री। और एक कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है वन फैमिली बैंकिंग। ओके, वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम। वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम, असल में इसमें क्या होगा, जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनको एक आईडी के तहत लिंक किया जाएगा, वन आईडी के तहत। ये जो कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया था अपना 101वां उसका फाउंडर्स डे था, 101वां फाउंडर्स डे, उस दौरान लॉन्च किया था। ओके, एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यूज में रहा था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि वो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट ओपन करेगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर मेरे भाई। ओके, तो जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर है वहां पर ये जो बैंक है ये अपनी ब्रांच ओपन करने जा रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच होगी जो ऑफशोर बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग जो ऑपरेशन है वो इंडिया से कंडक्ट करेगी। ओके, ये फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच होगी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन इंडिया से कंडक्ट करेगी मेरे भाई। एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके,
जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके लिए आरबीआई की अप्रूवल आ गई है। एक संस्था है, इसका नाम है जूलिया। ओके, जूलिया इन्वेस्टमेंट, जूलिया इन्वेस्टमेंट। ओके, या इसकी एक यूनिट, इसका नाम है टेमसेक, TAMASEK। ओके, टेमसेक यूनिट। तो इसको अलाउ किया है कि ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7% तक बढ़ा सकता है। अभी जूलिया के पास जो हिस्सेदारी है वो 1.37% है इस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वो बैंक है जिसने यूनिवर्सल ओके बैंक में खुद को कन्वर्ट करने के लिए अभी आरबीआई के पास भी अप्लाई किया है। ओके, यूनिवर्सल बैंक में खुद को कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई के पास भी अप्लाई किया है। क्लियर है गाइस? डन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई रिवीजन इन द स्मॉल वैल्यू लोन कैप फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उनके लिए जो स्मॉल वैल्यू लोन है, ओके, जो लिमिट है उसमें रिवीजन किया गया है। सवाल बहुत सिंपल सा है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा करेक्ट है? यहां लिखा आरबीआई ने क्या किया है कि ये जो पर बोरोवर कैप है, पर बोरोवर कैप, ओके, पर बोरोवर जो कैप है वो स्मॉल वैल्यू लोन के लिए वो 1 करोड़ से 3 करोड़ कर दी है। ये अपना करेक्ट है। एटलीस्ट 50% यूसीबी का जो टोटल लोन होगा वो स्मॉल वैल्यू लोन होना चाहिए मार्च 31, 2026 तक। ये भी अपना करेक्ट है। ओके, जो अर्लियर डेफिनेशन थी स्मॉल वैल्यू लोन की वो थी अप टू 25 लाख एंड 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल विच एवर इज हायर। ओके, उसमें भी मैक्सिमम 1 करोड़ था मेरे भाई। अब यहां पर 0.4% बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। न्यू डेफिनेशन जो है वो 25 लाख रुपए और 0.4% ऑफ टीयर 1 कैपिटल है, जिसमें विच एवर इज हायर विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 करोड़ पर बोरोवर। तो ये अपना यहां पर करेक्ट बन जाएगा। आई होप गाइज इतनी सारी चीजें क्लियर होंगी, समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अगर समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो यार डू लाइक द सेशन। ओके, सेशन को लाइक करते चलो, तभी आनंद आने वाला है मेरे भाई। एक हाथ से ताली बजेगी तब काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ से ताली बननी चाहिए। ओके, अब ये डिसीजन लिया है आरबीआई ने, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलेटेड कुछ एक न्यूज है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, आरबीआई रिलेटेड, आरबीआई ने अभी 2000 रुपए का नोट का जो विड्रॉल किया था उसका डेटा दिया कि भाई 2000 रुपए का जो नोट है इसका डेटा हम अपडेटेड देते हैं। और अभी 31 जनवरी तक, 31 ऑफ जनवरी 2025 तक का डेटा हम लोगों ने पढ़ा कि कितने नोट अभी भी मार्केट में है। जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था 19 मई 2023 को, तब मार्केट में नोट थे 3.56 लाख करोड़ के। और अब जब ये 31 जनवरी आई है, 31 जनवरी 2025 तक मार्केट में नोट रह गए मात्र 6,577 करोड़ रुपए के। ओके, 6,577 करोड़ के। अब कितना प्रतिशत नोट ऐसा है जो सिस्टम में रिटर्न हो चुका है? रिटर्न प्रतिशत की बात करूं मेरे भाई, रिटर्न रेट की बात करूं, रिटर्न रेट क्या है? रिटर्न रेट इज 98.15%। 98.15% मेरे भाई। अभी 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहा था, 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। तो 6 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रेपो रेट जो 6.5% था उसको 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया गया। ये आपको भी पता, हमें भी पता है। इस हिसाब से जो एसडीएफ है वो 6% हो गया, जो बैंक रेट और जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो आपका 6.50% हो गया। जो जीडीपी है उसका अनुमान 2025-26 के लिए एंड सीपीआई का अनुमान 2025-26 के लिए लगाया गया। जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि ये 6.7% रह सकता है, और जो सीपीआई का अनुमान लगाया गया है ये 4.2% की भाई जीडीपी इतने प्रतिशत रहेगी और सीपीआई यानी रिटेल इन्फ्लेशन इतने प्रतिशत रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। आरबीआई ने अभी एक और इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको हमें बढ़ाना है, और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लिया है
इन्होंने दो डोमेन लॉन्च करे, एक लॉन्च किया बैंक.इन और एक लॉन्च किया fin.in। बैंक.इन फॉर बैंक, ओके, ये बैंक के लिए लॉन्च किया गया है, और fin.in ये नॉन बैंक जो एंटिटीज हैं उनके लिए लॉन्च किया गया। अब इसके लिए जो रजिस्ट्रार के तौर पे काम करेगा, रजिस्ट्रार के तौर पे मेरे भाई वो काम करेगा IDRBT, ओके, IDRBT, ये नाम जरूर याद रखना, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ इस बात को और याद रखना, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं इसके, तो अप्रैल 2025 से, अप्रैल 2025 से ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आई होप क्लियर होगा भाई इतना, ओके। अभी रिसेंट में हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि आरबीआई एक 50 रुपए का नया नोट जारी करने जा रहा है, 50 रुपीज न्यू नोट, मतलब नोट तो वही होगा बट हाँ इसमें जो साइन होगा वो संजय मल्होत्रा जी का होगा। संजय मल्होत्रा कौन है, जो आरबीआई के न्यू गवर्नर है, उनके साइन के साथ ये आ रहा है। 50 रुपए का जो नोट है पुराना वाला वो बना रहेगा, लीगल टेंडर बना रहेगा, ये नया नोट मेरे दोस्त जारी किया जा रहा है। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और इनिशिएटिव लिया था, फाइनेंशियल लिटरेसी वीक लॉन्च किया था। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आपका 24 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चल रहा है। ये शुरू हुआ था 2016 में, 2016 से मनाना इसको शुरू किया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर साहब है संजय मल्होत्रा, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ओके। साथ ही साथ इस बात को याद रखना कि इसका थीम क्या है, इसका थीम है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी वीमेन्स प्रोस्पेरिटी, यानी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ओके, प्रोस्पेरिटी, ओके, महिला प्रोस्पेरिटी। इवन आरबीआई रिलेटेड एक और याद रखना, आरबीआई ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया है, एक वर्किंग ग्रुप। किस चीज के लिए आरबीआई ने वर्किंग ग्रुप बनाया है, आरबीआई कह रहा है कि यार जो टाइमिंग है, जो मार्केट की टाइमिंग है, फाइनेंशियल मार्केट की जो टाइमिंग है, ओके, ट्रेड की, सेटलमेंट की, उसको रिव्यू करना है। और उसको रिव्यू करने के लिए जो राधा श्याम राठो है, ओके, राधा श्याम राठो, उनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने एक पैनल बना दिया है, एक कमेटी बना दी है। आई होप गाइस क्लियर होगा। एक और हम लोगों ने पढ़ा था आरबीआई की एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। इसको 3 को मर्ज करके लाया गया था। ये आई थी 2021 में, लॉन्च हुई थी नवंबर 2021 में। इसमें बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन, डिजिटल ओम्बड्समैन, 3 को मर्ज करके इस स्कीम को मेरे दोस्त लॉन्च किया गया था। अभी इसमें छोटा सा एक चेंज हुआ है, इसका नाम हिंदी में अब रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है। जब आप हिंदी करते हो तो रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना आता है, तो इसमें से लोकपाल शब्द हटा दिया गया है। अंग्रेजी में भी अब क्या लिखा मिलेगा आपको, ओम्बड्समैन। हिंदी में भी ओम्बड्समैन, हिंदी में लोकपाल नहीं बोलेंगे, हिंदी में मेरे भाई ओम्बड्समैन ही बोलेंगे। आई बात समझ में? आई होप मेरे दोस्त क्लियर होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। Which regulatory body fined Indian Clearing Corporation Limited 5.05 करोड़ for violating cyber and network audit norms? मेरे भाई बताइए। यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, सेबी। सेबी के द्वारा इसके ऊपर फाइन लगाया गया, सेबी के द्वारा, ओके। अब जरा गौर फरमाइएगा, एक बैंक है, इसका नाम है नैनीताल बैंक। अब देखो अब तो रटने लगा होगा यार, लगातार 3-4 दिन हो गए। मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी की वजह से आपको बहुत सारी चीजें याद होने लगेंगी। नैनीताल बैंक के ऊपर 61.40 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई, ओके। एक बैंक है उज्जीवन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके ऊपर पेनल्टी 6.70 लाख रुपीस की लगाई गई, ओके, उज्जीवन के ऊपर। एक है श्री राम फाइनेंस, श्री राम फाइनेंस, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई 5.80 लाख रुपीस की, 5.80 लाख की, ओके। एक है बाय बिट, ठीक है, बाय बिट के ऊपर, इसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई वो 9 करोड़ 27 लाख रुपए की लगाई गई, ओके। ये सारी पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई। ये FIUIND के द्वारा लगाई गई थी, ओके। एक है एयर इंडिया, एयर इंडिया के ऊपर भी पेनल्टी लगाई गई। एयर इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगती है 30 लाख रुपए की भाई, ओके। कितने की? 30 लाख रुपीस की, ओके। और ये पेनल्टी लगाई जाती है DGCA के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ओके। UIB
इंश्योरेंस ब्रोकर, ओके, यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर, इसके ऊपर IRDAI ने पेनल्टी लगाई थी 1 करोड़ रुपए की मेरे भाई। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जरूर याद रखिए पेनल्टी लगा कौन रहा है, यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर के ऊपर रेडाई ने, एयर इंडिया के ऊपर डीजीसीए ने, बायबिट के ऊपर FIU IND ने, श्रीराम फाइनेंस, उज्जीवन के ऊपर, नैनीताल बैंक के ऊपर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेनल्टी लगाई गई। एक बैंक है मेरे भाई सिटी बैंक, ओके सिटी बैंक, इसके ऊपर 39 लाख रुपए की पेनल्टी लगी, 39 लाख रुपीस की, और ये 39 लाख रुपीस की पेनल्टी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंपोज की गई। एक है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ओके, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस। अब जो ये आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस है इसके ऊपर 6.20 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई गई मेरे भाई, अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ओके। एक है JM फिन होम लोन, ओके, JM फिन होम लोन, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई 1.50 लाख रुपीस की, और ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई। एक है दोस्त एक्सिस सिक्योरिटीज, एक्सिस सिक्योरिटीज, इसके ऊपर पेनल्टी लगी 10 लाख रुपए की, ओके 10 रुपीज नहीं 10 लाख रुपीस की, और ये पेनल्टी सेबी के द्वारा लगाई गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर। ये सब फरवरी के हैं, जितनी फरवरी में पेनल्टी लगाई गई है सारी की सारी आपके सामने है भाई। एक्सिस सिक्योरिटी 10 लाख रुपए, जेएम फिन होम 1.5 लाख रुपए, आशीर्वाद 6.2 लाख, सिटी बैंक 39 लाख 39 लाख, यूआईबी इंश्योरेंस ब्रोकर मेरे भाई 1 करोड़, एयर इंडिया 30 लाख, बायबिट 9 करोड़ 27 लाख, श्रीराम फाइनेंस 5.80 लाख, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.70 लाख, नैनीताल बैंक 61.40 लाख। ओके, कहीं अगर करेक्ट ना हूं कहीं गलत हूं तो वो भी बता देना मेरे भाई। डन, क्लियर है। और ये इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर 5.05 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। सोचिए ना, अभी सिर्फ 4 सवालों पे पहुंचे हैं और क्या गजब का मेरे दोस्त रिवीजन हो रहा है। एक एक चीज जो कि एग्जाम का पार्ट बननी है, इसी रिवीजन में से एग्जाम में सवाल बन जाएंगे आपको, इसी रिवीजन में से मेरे भाई। ये समझ लो कि अगर शांति से सेशन सुन भी लोगे ना, सुन लोगे, मत नोट्स बनाओ, मत PDF से रिवीजन करो, ठीक, कुछ मत करो, शांति से अगर लगातार सुन लोगे ना, उसी से नैया पार हो जाएगी, उसी से नैया पार हो जाएगी। आपको नहीं पता मेरे भाई किस सेशन से 3-4 क्वेश्चन मिल जाए। एक बच्चे ने मेरे को जब ये पेपर हुए थे ना हाल फिलहाल के, तो तब उस ये बताया था, बच्चे तो शेयर करते रहते हैं कि भाई बच्चों से पता चलता बहुत सारी चीजें कि सर इस वाली तारीख से तो सर मात्र मतलब 30 वाली तारीख से ही कम से कम 3 सवाल एग्जाम में आए थे। तो आपको नहीं पता मेरे भाई वो कौन सा दिन आपके लिए वरदान साबित हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूं निरंतर जुड़ना बड़ा जरूरी है। आते अगले सवाल पे मेरे दोस्त। विच स्टेट ऑर्गेनाइजेस खजुराहो डांस फेस्टिवल 51st एडिशन रहा था? किस स्टेट ने मेरे भाई खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज किया है? अब देखो, जब स्टेट रिलेटेड बात हो रही है तो 2-4-5 न्यूज उससे रिलेटेड पढ़ लेते हैं मेरे भाई। जैसे कि मध्य प्रदेश अभी न्यूज में है। मध्य प्रदेश क्यों न्यूज में है उसका रीजन है, मध्य प्रदेश ने एक स्कीम है, इसका नाम है लाडली, ओके, लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। लाडली बहना जो योजना है इसके तहत 21st जो इंस्टॉलमेंट है, 21वां जो इंस्टॉलमेंट है वो जारी किया था। इस स्कीम में 1250 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं बच्चियों को। किस चीज के लिए दिए जाते हैं? वीमेन को, आप एजुकेशन के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, इसके लिए पैसा दिया जाता है। मध्य प्रदेश ने अभी एम्स दिल्ली है इसके साथ समझौता किया है, एम्स दिल्ली के साथ। किस चीज के लिए? इन्होंने कहा है कि जो मैटरनल और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ओके, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको इनको रिड्यूस करना है, इसलिए यहां पर इसके साथ मिलकर काम करेंगे। एक एयरपोर्ट है, इसका नाम है दतिया एयरपोर्ट। कौन सा मेरे भाई? दतिया एयरपोर्ट। दतिया एयरपोर्ट 8th एयरपोर्ट बन गया है मध्य प्रदेश का, 8वां एयरपोर्ट बन गया मध्य प्रदेश का। अभी इसको DGCA की तरफ से लाइसेंस मिला है मेरे भाई, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इसको लाइसेंस मिला है। इससे पहले अभी रीवा एयरपोर्ट को मिला था, रीवा एयरपोर्ट को, और एक था सतना एयरपोर्ट, रीवा एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट मेरे भाई। ओके, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल तो आपको पता ही है। खजुराहो के अलावा मांडू फेस्टिवल होता है, ओरछा फेस्टिवल होता है, ओके, तानसेन समारोह होता है, एक और होता है यार मैं भूल रहा हूं, ठीक है। खजुराहो हो गया, मांडू हो गया, ओरछा हो गया, तानसेन हो गया, एक और फेस्टिवल होता है, एक और जो मध्य प्रदेश का है। किसी को आइडिया भाई? किसी को भी आइडिया हो बताइए दोस्तों, थोड़ा सा जरा पार्टिसिपेट करिए। अगला सवाल, इंडिया का पहला जू बेस्ड बायो बैंक जो स्टैब्लिश हुआ है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, वो कहां पर हुआ है? जयपुर जू में, मैसूरू जू में, पदमाजा जू में, या फिर नंदन कलन जूलॉजिकल पार्क में, या अरिगनार
अन्ना जूलॉजिकल पार्क में। कहां पर हुआ है? चिली, यस, चिली फेस्टिवल। ओके, चिली, मांडू, तुम्हें तो सब याद है यार, तुम उस्ताद हो यार। बहुत बढ़िया। यहां राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्त, पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। वो एयरपोर्ट कौन सा है? देश का पहला एयरपोर्ट जिसको सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार मिला है, गोल्डन ट्रॉफी मिली है एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड 2024 में सर्विस सेक्टर कैटेगरी में। बताइए मित्रों, सर्विस सेक्टर कैटेगरी में अभी एनएससीआई सेफ्टी अवार्ड 2024 में किस एयरपोर्ट को गोल्डन ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया? तो ये है यहां पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बानू मुस्ताक की जो बुक है हार्ट लैम्प, ओके, एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025, उसके कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से कौन सा ट्रू है भाई? निम्न में से कौन सा ट्रू है? हार्ट लैम्प फर्स्ट कन्नड़ बुक है टू बी लॉन्ग लिस्टेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली है, फर्स्ट कन्नड़ बुक है जिसको कि 50,000 प्राइस, डॉलर के इस प्राइस, मतलब 50,000 प्राइस नहीं है इसमें, डॉलर में नहीं है, वो पाउंड में, ये करेक्ट है। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय दी दीपा बस्ती, दीपा बस्ती के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया, ये भी करेक्ट है। ओके, तो ये 2025 के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये तो सबके समझ में आ गया होगा। 50,000 इसमें प्राइस मनी है जो कि ऑथर को दी जाती है सोलली, सोलली ऑथर को नहीं दी जाती मेरे भाई, ये गलत है। यहां पर ये बढ़ जाता है ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच में बराबर। 2022 में क्या हुआ था कि जो गीतांजलि है, गीतांजलि श्री है, उनका एक नोवेल था, उसका नाम था टॉम ऑफ सैंड, यानी रेत का टीला। ओके, इसने हिस्ट्री क्रिएट करी थी, इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, गीतांजलि श्री का टॉम ऑफ सैंड वॉन द प्राइज इन 2022 मेरे भाई। तो राइट आंसर अपना क्या बनेगा यहां पर? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 अपना करेक्ट है, यानी ए राइट आंसर बन जाएगा मेरे भाई। ओके, अगला, वो मल्टी मॉडल एआई मॉडल कौन सा है? विच मल्टी मॉडल एआई मॉडल हैज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस, ओके, जो कि क्रिएट कर सकता है इमेज और लैंग्वेज को, मतलब अंडरस्टैंड कर सकता है डिजिटल और फिजिकल एनवायरनमेंट में। इसका नाम है म्यूज, सॉरी म्यूज नहीं, मैग्मा, माफ करिएगा मेरे भाई। अच्छा यार, म्यूज से याद आया कि म्यूज भी तो था, कुछ कुछ म्यूज भी तो था, म्यूज से कुछ याद आया, म्यूज कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, कुछ वीडियो गेम में था, कुछ क्या था मेरे भाई? मैग्मा तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट कौन है? ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है जो कि एक फॉर्मर पैरालंपियन भी थे, जिनका एक प्रोस्थेटिक लेग है और इनको अभी मेडिकली क्लियर कर दिया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए, आईएसएस मिशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए। हाँ, जॉन मैकफॉल। ओके, जॉन मैकफॉल। सेंट्रल एक्साइज डे हर साल कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है, 24 को। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अभी 5 मेंबर की एक एडॉक कमेटी बनाई है बॉक्सिंग के जो कामकाज है उसको देखने के लिए। असल में जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो इलेक्शन टाइम पे कराने में असमर्थ रहा था। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एडॉक हेड ऑफ दिस कमिटी। ओके, किसको इस कमिटी का, इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्त मित्रों, बताइए। यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, मधुकांत पाठक को, मधुकांत पाठक को। अभी तक हम लोगों ने 5 देखे हैं, मतलब इस महीने के 5 हम लोगों ने पैनल देख लिए। एक नाम है राधा श्याम राठो, ओके, राधा श्याम राठो। एक नाम है दिनेश खरा, डीके। ओके, एक नाम है वीके पॉल, वीके पी। ओके, एक नाम है राजेश कुमार सिंह, आरकेएस, और एक हो गया मधुकांत पाठक। तो मधुकांत पाठक को बॉक्सिंग अफेयर को देखने के लिए अपॉइंट किया गया है। ओके, अब ये जो है, जो अपने डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनको अपॉइंट किया गया कि तेजस जो MK1A है उसकी डिलीवरी तेजी से जल्दी से जल्दी कराई जाए। ओके, जो एम्स दिल्ली है उसको प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करना है। ओके, एक मेडिकल रिसर्च और प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट करना है, तो उसके हेड है वीकेपी। डीके साहब को बोला गया है कि जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है उसमें जो अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं उनको रिव्यू आपको करना है। और राधा श्याम राठौर तो आपको पता ही है दोस्त, फाइनेंशियल मार्केट की जो टाइमिंग है उसको रिव्यू करने के लिए इसको बनाया गया, फाइनेंशियल मार्केट टाइमिंग। तो ये तो 5 याद हो गए होंगे। अब देखो, अगर सच बता रहा हूं, अगर ये 5 याद नहीं हुए हैं तो तुम्हारे में दोष नहीं है, दोष मेरे में है।
तुम्हारे में दोष नहीं है मेरे भाई, दोष मेरे में है कि मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं इनको रोज पढ़ा पढ़ाकर याद नहीं करा पा रहा। मैं सच बता रहा हूं, दोष मेरे में, तुम्हारे अंदर नहीं। तुम तो सीधे बच्चे हो मेरे भाई, तुम्हें कैसे याद होगा? मास्टर में दिक्कत है, मास्टर में दिक्कत है। डॉक्टर में दिक्कत होती, पेशेंट में नहीं होती। पेशेंट दवा ना खाए उसके बाद भी ठीक हो जाए, ये मेरे दोस्त जिम्मेदारी डॉक्टर की है कि डॉक्टर सिर्फ अगर कोई पेशेंट दिखाने के लिए आए और वो अस्पताल में आए और डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, डॉक्टर साहब सिर्फ आंखों से यूं देख ले, क्या बेटा 3 बार मेरे पास आइए, सुबह दोपहर शाम, मुझे तेरे को सिर्फ ऐसा देखना, तू ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर ना ठीक हो तो डॉक्टर की दिक्कत है। डॉक्टर दवाई लिख दे मेरे भाई और पेशेंट ना ले उस दवाई को, तो उसमें डॉक्टर की दिक्कत है। डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है, डॉक्टर बदलने की जरूरत है, समझ रहे हो? तो तुम्हारा दोष नहीं है अगर तुम्हें ये राधा श्याम राठौर या आर.के. सिंह साहब याद नहीं हो रहे, या फिर मेरे भाई ये वी.के. पॉल साहब याद नहीं हो रहे, दिनेश खरा साहब याद नहीं हो रहे, या मधुकांत पाठक याद नहीं हो रहे। आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बेवकूफ तो मैं हूं मेरे भाई, मेरे में बहुत कमी है, मैं याद नहीं करा पा रहा हूं बच्चों को। ये बच्चे तो बहुत 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 टैलेंटेड है मेरे भाई, समझ रहे हो? थोड़ा काम करने की मुझे जरूरत है अपने पे। आगे बढ़ते हैं। टाटा सन के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन साहब। ओके, अब आज की न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। ये रतन टाटा जो एंडोवमेंट फंड फाउंडेशन है उसको लीड करने जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन, उसको ये एंडोमेंट, ये डब्ल्यू को साइलेंट कर दो, एंडोमेंट ओके फाउंडेशन इसको लीड करेंगे। ये कह रहे टॉन्ट था कि नहीं, अरे मैं अपनी कमियां आपको बता रहा था, टॉन्ट कैसे हो सकता है? आप तो प्यारे बच्चे हो। सेक्शन 8 कंपनी है, एक तरीके से परोपकार के लिए कंपनी बनाई थी इन्होंने रतन टाटा जी के द्वारा, स्वर्गीय रतन टाटा जी के द्वारा, जिसका काम ही ये था कि चैरिटेबल काम करना, फिलैंथ्रोपिक पर्पस के लिए इस संस्था को बनाया गया था, रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। और उसको अब हेड करेंगे टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन साहब। ओके, एन चंद्रशेखरन साहब। आगे बढ़ते हैं। अब आज मैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे यार ये न्यूज मिली, और ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिर्फ ये भारत में आ रही है, अतिथि देवो भव। अब कोई भी अतिथि अगर हमारे यहाँ आता है तो हम उसका आदर सत्कार करते हैं। आपका एग्जामिनर मेरे दोस्त इनको बड़ी गहराई से देख रहा है, हाँ समझिए, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है ना, उन पर मेरे दोस्त नजर जमाए हुआ है एग्जामिनर, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ओहो हो, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, आहा हा। इनसे रिलेटेड जितने भी इवेंट अब भारत में होंगे ना, इस दौरान कोई एमओयू हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई मीटिंग अटेंड करें, वो सब हमें बड़े ध्यान से देखनी होगी। ओके, तो ये 2 दिन की इनकी यात्रा शुरू हो रही है। यूरोपियन कमीशन, इसकी प्रेसिडेंट का नाम है उर्सुला वॉन्डर लाइन। नई बात नहीं है कि पहली बार ये भारत में आ रही हैं, इससे पहले भी ये दोस्त आ चुकी हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी, इन क्षेत्रों में हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन को, सहयोग को बढ़ाना है, और उस उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये आ रही है। ओके, इनके साथ यूरोपियन जो यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जो होंगे 27 मेंबर स्टेट ऑफ ब्लॉक के, वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसे छोड़िए, इसे हमें पढ़ना नहीं है, हमें नहीं पढ़ना इससे ज्यादा, इसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ इनका नाम याद रखिए। ओके, बस इतना याद रखिए कि हाँ जी प्रेसिडेंट का नाम क्या है। उर्सुला वॉन्डर लाइन। ओके, उर्सुला वॉन्डर लाइन। जो यूरोपियन यूनियन है इसमें 27 मेंबर है। ओके, कोई बता सकता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है यूरोपियन यूनियन का? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन? आज जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट बच्चों, बढ़िया तरीके से एग्जाम देकर आइए। ओके, एंड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, शांत रहिए। ठीक है, जब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लो ना, उससे पहले मतलब तभी जब सीट पे बैठो, टाइम होता है इतना तो ठीक है, कोशिश करना 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, भगवान का नाम लो, आंख बंद करो मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बार दुआएं भी बहुत काम करती हैं, तो सभी लोग एक बार जरा, सभी बच्चे जिनका एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट लिख दो कमेंट सेक्शन में। एक बार लिख दो भाई ऑल द बेस्ट, सबका एग्जाम बढ़िया। बुलबुल जगरी होती तो उसे ले आता, वो कहती ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब सब एक दूसरे को यहाँ पर देखो, हमेशा बोलता हूँ कि साथ चलोगे तो बेहतर
तरीके से चल पाओगे मेरे भाई। और उसके लिए बस ये है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहा करो, चैट बॉक्स में लिखते रहा करो। अभी तो राइट नाउ नीड है। बी पॉजिटिव एवरीवन, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देखो है ना, सभी लोग तो आपके साथ है, क्यों घबराते हो? सभी तो आपके साथ, ऊपर वाला आपके साथ है मेरे भाई, बाकी बिहारी जी आपके साथ है, सब बढ़िया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। ये जरा देखिएगा स्कीम, क्या इसमें अपडेशन आया? इन्होंने बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो भी कौन से ऑपरेटिव जो चल रहे हैं, ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड है, इनमें जो अमाउंट है वो 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। इससे 7.72 करोड़ फार्मर्स है, इनको मदद के लिए, मतलब 7.72 करोड़ फार्मर, 7.72 करोड़ फार्मर्स को जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे मदद मिली है। और ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो अमाउंट है वो 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। बड़ी बात है मेरे भाई, 10 लाख करोड़ को। तो ये डेटा आया फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने कहा ऑपरेटिव जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, इनमें जो अमाउंट है वो 10 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है। ओके, दिसंबर 31 2024 तक, ये डेट इंपॉर्टेंट है। किस डेट तक? दिसंबर 31 2024 तक मेरे भाई। आगे इन्होंने बोला कि जो ऑपरेटिव केसीसी हैं ये 4.26 लाख करोड़ थे मार्च 2014 में। अब ये देखो 2014 का कंपैरिजन अब कर रहे हैं 2020-24 से, कि जब 2014 था तब इसमें अमाउंट होता था 4.26 लाख करोड़, और जब आज के समय में हम अमाउंट देखें तो 10 लाख करोड़ को ये क्रॉस कर गया है। ठीक है बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड एक तरीके से किसानों के लिए ऋण को आसानी से उन तक पहुंचाने के लिए एक साधन। ओके, 2019 में केसीसी स्कीम है, इसको एक्सटेंड किया गया था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, अलाइड एक्टिविटी के लिए, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी या फिशरी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी को हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, दिन प्रतिदिन के जो कामकाज होते हैं उसके लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर बोला कि जो फार्मर्स है जो अलाइड एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, अलाइड एक्टिविटी मतलब सहायक जो क्रिया है उनमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि वो एनिमल हस्बेंड्री में, पशुपालन में जुड़े हैं, मत्स्य पालन में जुड़े हुए हैं। ओके, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, डेयरी हो गया, फिशरीज हो गया, अब इन कामों में जुड़े हुए और उनको दिन प्रतिदिन के कामों के लिए अगर वर्किंग लोन, वर्किंग कैपिटल की नीड है तो वो वर्किंग कैपिटल लोन भी यहां पर मिल जाएगा केसीसी के माध्यम से। ओके, ये 2019 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया। इवन गवर्नमेंट ने इसको, मैं पढ़ा चुका हूं मॉडिफाइड वाले को, अगर आप काफी समय से मेरे साथ जुड़े होगे तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है। अब तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब क्या होता है? आज के समय में सरकार कहती है कि आप अगर हमें समय से ऋण चुकाते हैं तो हम आपको बेहतर तरीके से सुविधाएं दे सकते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक स्कीम है उसके लिए, जैसे कि एक मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इसमें क्या है कि अगर आप समय से पैसा चुकाते हैं तो आपको ब्याज में भी छूट मिलती है। इवन ये इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करता है 1.5% का बैंक्स को फॉर प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एग्री लोन थ्रू दी केसीसी अप टू 3 लाख। बात समझ में आ रही है? इसमें इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है? 7%, मात्र 7% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट रेट पर आपको पैसा दिया जा रहा है, और 1.5% का तो इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल रहा है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं देखूं अगर हो तो, मैंने पढ़ाया तो था। इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे। देखो, मैं कहता हूं ना, मैंने कराया, मेरे को याद आ रहा था ये वाला कि मैंने भाई पढ़ा रखा है ये वाला। ये आपको दिख रहा है मेरे भाई? देखो, किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एग्री लोन्स। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे इसमें 41,000 बच्चे लगभग देख चुके हैं। इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, वो सारे चेंजेस का छोटा छोटा पार्ट यहाँ पर दे रखा है। जब आप इस स्कीम को पढ़ोगे आपके समझ में आएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसे छोड़िए, अभी सिर्फ ये किसान क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। थोड़ा समय निकालिए और इस स्कीम को जरूर पढ़ना मेरे भाई जाके। ठीक है, इस स्कीम को जरूर पढ़ना। इस स्कीम में आपको काफी सारे मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो सारे मिल जाएंगे। क्या दिक्कत आ रही है? मुश्किल से मुश्किल ये मेरे दोस्त 15-16 मिनट का सेशन है, इसको कवर करना है, इतने से अपना काम हो जाएगा। ओके, ठीक है बच्चों, इतना कर लोगे कि नहीं कर लोगे?
ये लिखना मोडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम बाय आशीष गौतम, ये आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉम्प्ट पेमेंट रीपेमेंट, एक इंसेंटिव भी इन्होंने दे दिया। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव का मतलब क्या, नाम में ही क्लियर है कि अगर रीपेमेंट आप कर रहे हो वो भी जल्दी कर रहे हो, 3% का आपको यहां पर माफी मिल जाएगी, समझ रहे हो, वो इंसेंटिव के तौर पे आपको पैसा मिल जाएगा। टू फार्मर्स ऑन टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन विच इफेक्टिवली रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, जो 7% इंटरेस्ट लग रही थी एक तरीके से 3% कम हो गई, 4% ही इंटरेस्ट लगेगी अगर इफेक्टिव बात करें। ठीक है, आपने 10,000 रुपए खर्च किया, 8,000 रुपए आपको मिल गए, तो एक तरीके से 2,000 ही तो खर्च हुए। ओके, इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच 2025-26 में एक अनाउंसमेंट किया है कि जो लोन लिमिट है अंडर दी मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा रहा है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। ठीक है भाई, नेक्स्ट साउथ इंडियन बैंक की बात कर लेते हैं। हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, हो गया, डन। साउथ इंडियन बैंक ने अभी एक क्विक केपीएल लॉन्च किया, एक फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है। ओके, क्विक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो कोची बेस्ड एक प्राइवेट लेंडर है साउथ इंडियन बैंक, उसने क्विक केपीएल लॉन्च किया, एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म है न्यू कस्टमर्स के लिए। ओके, ये सैलरीड और जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होंगे जिनका एक बढ़िया क्रेडिट प्रोफाइल होगा, उनको अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन मिल पाएगा मात्र 10 मिनट में, आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम है मेरे दोस्त क्विक केपीएल। नाम पूछ लेगा, ये क्विक केपीएल किसने लॉन्च किया है। क्विक केपीएल इंटीग्रेटेड विद अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क और इनकम टैक्स पोर्टल। अब ये कहते हैं कि इंस्टेंट वेरिफिकेशन के लिए इनकम टैक्स पोर्टल और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। मतलब समझ में आया इसका। अब सोचो 10 मिनट में अगर लोन दे रहे हैं तो कहीं से तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, कहीं से तो क्रॉस वेरिफिकेशन। तो ये जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है ना, इसका साथ और लिया है इन्होंने, इनकम टैक्स पोर्टल का साथ लिया है। तो यहां से बैकग्राउंड से आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और इजीली 10 मिनट में आपको लोन सैंक्शन कर दिया। कह रहे क्लियरली किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, एंड द अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली, आपके सेविंग अकाउंट में डायरेक्टली ये पैसा क्रेडिट हो जाएगा भाई। है कि नहीं गजब। अब आपको सर ये अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं मेरे भाई, अकाउंट एग्रीगेटर के ऊपर। समय निकालिए, ये जो वीडियोस है ना, छोटे छोटे वीडियोस हैं, ये बड़े इफेक्टिव होते हैं। देखो दिखाता हूं मैं। मैटर क्या है ना, हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड नहीं समझना। और अकाउंट अगर बैकग्राउंड नहीं समझेंगे ना तो दिक्कत में आ जाते हैं। सबसे ऊपर यार अकाउंट एग्रीगेटर भाई आशीष गौतम। ओके, अब ये देखिएगा, ये आपको वीडियो दिख जाएगा। इसको भी लगभग 32,000 बच्चे देख चुके हैं। मैटर ये है कि मैं कितना मेरे दोस्त देख पा रहा हूं, कर पा रहा हूं। हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, अकाउंट एग्रीगेटर जाइए इसको देखिए ना, एक बार पढ़िए। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, बहुत डिटेल में मेरे भाई, और आपको मजा आ जाएगा इसको पढ़कर। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आज का 2 होमवर्क लिख लो, एक तो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के बारे में पढ़ना है और दूसरा अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इतना काम कर लेना। ये 2 काम कर लोगे, अपने बारे न्यारे हो जाएंगे। क्या पता 2 क्वेश्चन वहीं से बन जाए मेरे भाई। ये तो उन्होंने करंट अफेयर से लिंक कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मुथूट को आरबीआई की अप्रूवल मिल गई है 115 ब्रांचेस ओपन करने के लिए। तो एक फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है मुथूट फाइनेंस, इसको आरबीआई ने अभी अपनी अप्रूवल दे दी कि भाई तू 115 ब्रांचेस ओपन कर सकता है। ओके, बस ये नंबर याद रख लीजिए, अभी नंबर से हमारे पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी को मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया इन ऑल स्कूल। असल में अभी जो सीबीएसई भाषा इंक्लूजन कंट्रोवर्सी रही थी, लैंग्वेज कंट्रोवर्सी रही थी मेरे भाई, उसमें पंजाब को इन्होंने रखा नहीं था, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में। तो उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उसी कंट्रोवर्सी को सुधारते हुए यहां पर देखिए क्या किया है कि भाई तुम मत करो, हम तो है ही। पंजाब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है पंजाबी को कंपलसरी सब्जेक्ट सभी स्कूल में। अब चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, मतलब सीबीएसई एफिलिएटेड हो, या फिर सीआईएससीई मेरे भाई, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हो, या काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हो, क्लियरली बोल रहे हैं, चाहे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हो मेरे भाई, ठीक है, सब जगह पंजाबी मैंडेटरी कर दिया है। अंडर दिस न्यू डायरेक्टिव ऑल स्कूल will be required to include Punjabi in their curriculum। तो पंजाबी इज नाउ मैंडेटरी। पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पंजाबी इज नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल इन द स्टेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल बोर्ड। एजुकेशनल बोर्ड कौन सा, उससे मतलब ही नहीं है, पंजाबी पढ़ानी पड़ेगी, मेन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, मेन एंड कंपलसरी सब्जेक्ट मेरे भाई।
ओके। यूएई ने अभी फर्स्ट फेज लॉन्च किया है एक ब्लू वीजा सिस्टम का। ब्लू वीजा सिस्टम क्या होता है? फॉरेनर को 10 साल का रेजिडेंसी परमिट प्रोवाइड करता है, ठीक है, ब्लू वीजा सिस्टम। तो यूएई ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट फेज ब्लू वीजा सिस्टम का। असल में जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पर्यावरणीय स्थिरता में काम कर रहे हैं, उनके लिए 10 साल का रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है। असल में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो रहा, उस दौरान ही अनाउंसमेंट रहा था दुबई में, और जो 20 सस्टेनेबिलिटी थॉट लीडर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनको यहां पर ब्लू वीजा दिया जा रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर कि वीजा दे कौन रहा है? ये ब्लू वीजा ये यूएई के द्वारा दिया जाए, यूनाइटेड अरब अमीरात के बाहर। ओके, नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और असम के बीच में समझौता हुआ है, बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस जो सेक्टर है, इसमें जो यूथ है उसको ट्रेन करने के लिए। क्या गजब न्यूज है दोस्त, क्या गजब न्यूज है। अभी हम लोगों ने असम देखा था कोई डांस की इवेंट की वजह से, अगर याद हो आपको, जरा कमेंट में लिख पाओगे? ठीक है, जरा समझना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और असम के बीच में कोलैबोरेशन हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और असम गवर्नमेंट के बीच में। अभी एक एडवांटेज असम 2.0 समिट रहा, और उस समिट के दौरान इन्होंने कहा कि यार एक समझौता क्यों ना कर ले कि जो ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर है, इसमें यूथ को ट्रेन किया जाए। तो वही लिखा है कि स्टूडेंट स्किलिंग प्रोग्राम यहां पर ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे। असम चौथा स्टेट है जिसने एनएसई के साथ यूथ स्किल डेवलपमेंट पे कोलैबोरेशन किया। इससे पहले उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ ऐसा कर चुका, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़, ठीक है, झूमर। ओके, अच्छा, असम में एक नेशनल पार्क्स भी है, मतलब 7 नेशनल पार्क्स हैं, दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरेंग और देहिंग पटकई और रायमोना। दिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरेंग, देहिंग पटकई, रायमोना। एक 8th नेशनल पार्क और बनाने की बात चल रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं आया, मोहर नहीं लगी है। 8th नेशनल पार्क बनाने की बात एक बच्चे ने मुझे भेजा भी था, सर असम में ये नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। ओके, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताएंगे कौन से नेशनल पार्क को 8वां नेशनल पार्क बनाने की बात चल रही है। डीपीआईआईटी और पेटीएम के बीच में समझौता हुआ है। अब ये सरकारी समझौता है, सरकारी संस्था इन्वॉल्व है इसमें, इंपॉर्टेंट है भाई। डीपीआईआईटी एक तरीके से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो गई, पेटीएम, इन दोनों ने हाथ मिलाया किस चीज के लिए? इनोवेशन को आगे ले जाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, और जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बड़ा करने के लिए। ओके, दो तरीके के स्टार्टअप सिस्टम की बात करें, एक तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप और एक फिनटेक स्टार्टअप। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने पेटीएम के साथ समझौता किया है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग और फिनटेक स्टार्टअप है इंडिया में, उनकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए। ओके, पेटीएम यहां पर मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देगा, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, और फंडिंग जो अपॉर्चुनिटीज है वो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेगा उनको बड़ा करने के लिए। ठीक है भाई, न्यूज बढ़िया है, गजब। ऑस्कर 2025 भाई 2 मार्च को ये इवेंट रहेगा। अभी मेरे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ये कि 97 जो अकेडमी अवार्ड है, इनको होस्ट करने कौन जा रहा है? कॉनन ओब्रायन। ओके, कॉनन ओब्रायन, तो एमी विनिंग कॉमेडियन है कॉनन ओब्रायन, और ये 2025 का जो अकेडमी अवार्ड इवेंट है, ओके, ये होस्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो अकेडमी अवार्ड इवेंट है, ये 97th अकेडमी अवार्ड है, 97th। मैंने अभी ज्यादा इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा है, जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा ना तभी डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इतना याद रख सकते हो कि नंबर कौन सा है और कौन इसको होस्ट करने जा रहा है। ओके, तो राजेश भी क्लर्क का एग्जाम में प्लीज आशीर्वाद दीजिए। अरे सब बढ़िया होगा, राधे राधे करो मेरे भाई, जय श्री राधे करो, ऊपर वाले का नाम लो, माता पिता का नाम लो मेरे भाई, सब बढ़िया होगा। ठीक है, बी पॉजिटिव विशाखा बेटा। बाकी सब लोग यार चैट में यार ऑल द बेस्ट करो यार, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके मित्र एग्जाम देने जा रहे हैं, एक बार सभी को ऑल द बेस्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 ईरान की वॉरशिप है जो कि गुडविल विजिट पर और ट्रेनिंग विजिट पे भारत आई है। दोनों शिप के हमें नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये मुंबई पहुंची है, एक तो ट्रेनिंग विजिट पे और गुडविल विजिट पे, घूमने के लिए आ गई, पोर्ट कॉल पे आ गई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक का नाम है मेरे भाई बॉशहर, और एक का नाम है लावन। ओके, लावन और बॉशहर, IRIS लावन, IRIS बॉशन। ओके, बॉशहर, ये 2 शिप के नाम याद रखने हैं, इरानियन वॉरशिप के नाम। ओके, अब डीआरडीओ देखो, ये आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा, ठीक है, इस हेलीकॉप्टर यहां पर इसमें एक मिसाइल भी आपको ये दिख रहा होगा, इस मिसाइल की टेस्टिंग की गई है, एंटी शिप मिसाइल है। ओके, एंटी शिप मिसाइल मेरे दोस्त। तो यहां पर अभी फ्लाइट ट्रायल किया गया है अपने तरीके का पहला नेवल एंटी शिप मिसाइल का। ओके, एंटी शिप मिसाइल, वो भी कौन सा? नेवल, नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया, किसने? डीआरडीओ ने
और इंडियन नेवी ने। तो डीआरडीओ ने और इंडियन नेवी ने अभी NASMSR यानी कि नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया था। ओके, जो इंडियन नेवल सीकिंग हेलीकॉप्टर्स है वहां से इसका परीक्षण किया गया था, ये देख सकते हैं आप। ओके, आगे इसको डेवलप किसने किया? तो डीआरडीओ की लैब है उसके द्वारा बनाया गया। उसमें आप देख सकते हैं रिसर्च सेंटर इमारत है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी है। डीआरडीओ की लेबोरेटरीज उनके द्वारा इसको तैयार किया गया, उनके द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? यार सेशन को लाइक भी कर दो यार, है? थोड़ा दम लगाओ, क्योंकि अब पेपर देके जब आओ ना तो एक भी दिन का सेशन मिस मत करना। आप पेपर देके आओ, बढ़िया तरीके से फोड़ के आओ मेरे भाई। अब देखो यार, ये न्यूज और गजब की आई है, आज के न्यूज़पेपर में थी कि जो ये लार्सन एंड ट्यूब्रो एलएनटी है, इसको 80 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। किस चीज के लिए? केमिकल जो डिटेक्शन इक्विपमेंट है वो आर्मी को सप्लाई करने के लिए। अब क्या, अब देखो तो हम हर चीज को ना, कहीं हम कुछ जगह सेंसर लगाते हैं कुछ चीजों को डिटेक्ट करने के लिए। देखिए हम लोगों ने अभी संजय भी एक लॉन्च किया था बैटलफील्ड के बारे में, एक पूरी जानकारी लेने के लिए, याद हो आपको। अब ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि आर्मी को हम लोग कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट देंगे जो कि केमिकल को डिटेक्ट कर पाए, केमिकल डिटेक्शन इक्विपमेंट। ओके, तो यहां पर जो ये है कि अगर किसी तरीके का केमिकल वॉरफेयर होता है तो उस थ्रेट से भी हमें खुद को प्रोटेक्ट करने की नीड है। और उसके लिए आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम के लिए, ACADA के लिए। ओके, किससे ले रहे? एलएनटी से ले रहे। 80.43 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 80.43 करोड़ का मेरे भाई। ये आप देखिए मेरे भाई, ये अगर मैं इधर येलो 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 कर दूं तो इधर आ जाएगा। ये है, ये दिख रहा है? ACADA के साथ ये ACADA की फुल फॉर्म में ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, एलएनटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ 80.43 करोड़ का। 223 का ये ऑर्डर लगाया गया है। कौन दे रहा है ये याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, ग्वालियर बेस्ड लैब है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ओके, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया। क्लियरली लिखा है डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय दी डीआरडीओ लेबोरेटरी, जिसका नाम है ग्वालियर बेस्ड ये लेबोरेटरी है मेरे भाई। ओके, और ये है, आप इसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है दोस्त? डन? और तो कुछ इसमें है नहीं। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। आर्मी के पास एक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में, ये महाराष्ट्र के पुणे स्थित है। ओके, महाराष्ट्र के पुणे स्थित। नेक्स्ट, आईओसी ने एक प्रोविजनल रिकॉग्निशन दे दिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग को। अब आपको पता है बॉक्सिंग के लिए लेकर जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड बॉक्सिंग, और आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया मेरे भाई। एक तरीके से क्या रिकॉग्निशन दे दी, प्रोविजनल रिकॉग्निशन दे दी है। गजब न्यूज दोस्त, गजब न्यूज, इस पे गौर फरमाना। अब न्यूज क्या है सर? आपसे पढ़कर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों को खूब कूटता हूं, अपनी सारी गुस्सा बाहर करता हूं, आपका प्यारा भाई। अच्छा बेटा, सही है, बच्चों को प्यार से समझाया करो। ठीक है, गुस्से से वो तुम्हें डरने लगेंगे, जब प्यार से समझाओगे ना तो उसका फायदा ये मिलेगा कि कल को वो अपनी बात भी आपको बताने लगेंगे। ठीक है, आपसे बातें शेयर कर पाएंगे। तो बीइंग अ गार्जियन ट्रीट करो, रादर देन कि वो टिपिकल मास्टर बनो मेरे भाई। मास्टर से हमें डर लगता था, हम अपनी बातें नहीं उनको बता पाते थे। वो अपनी फैमिली को हम लोग बातें बता लेते, तो ये कूटना काटना ये सारी चीजें बेकार है। ठीक है, बस कोशिश करो कि अच्छे तरीके से पढ़ाओ, और ऐसे पढ़ाओ कि हाँ बच्चा आपसे दोस्ती करे, रादर देन कि आप मास्टर वाला एक रोल कर रहे हो। ठीक है, किरदार भले मास्टर का निभा रहे हो लेकिन मित्र का निभाओ तो ज्यादा बढ़िया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसने अभी रिकॉग्निशन दिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग को। ठीक है, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में इस खेल को शामिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सब बातें इन्हें छोड़िए। वर्ल्ड बॉक्सिंग 2023 में बना था, इसके अभी तक 78 मेंबर्स हो चुके हैं। ओके, 78 मेंबर्स इसके हो चुके हैं। मुझे बस ये बता देना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का तो आपने बेल्जियम ब्रुसेल बता दिया, बस वर्ल्ड बॉक्सिंग का हेडक्वार्टर बता देना कहां पर है मित्रों। ठीक है, टुडे इज माय बर्थडे, अपना आशीर्वाद दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हैप्पी बर्थडे बेटा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है,
नेक्स्ट। तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप बढ़िया लगा होगा मेरे दोस्त, मस्त लगा होगा, समझ में आएंगी चीजें। रिवीजन डन, एमसीक्यू डन, अब तो दिल खुश हो रहा है, न्यूज डन। ओके, कल मुलाकात करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ और बेहतरीन सेशन के साथ, ठीक है। बाकी आप लोगों से गुजारिश रहेगी, प्लीज 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 जो एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, इस बैच से फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दो प्लीज, देर मत करो। यहां से मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, देर मत करो। ओके, यहां पर मेरे दोस्त आज जनवरी की लास्ट क्लास कवर हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहां से मंथली करंट अफेयर्स पढ़ो, यहां से फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ो। इसकी क्लासेस मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होती हैं सुबह 10 से 11:30 तक मेरे भाई। इसकी क्लासेस होती है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मेरे भाई 10 से 11:30, 10 से 11:30। ये 2 बैचेस एटलीस्ट आप पहले फॉलो करो मेरे दोस्त। इसमें आपको मेंस स्पेशल बैच भी मिलेगा जो शुरू हो रहा है आपका मार्च में। ओके, चक्रव्यूह बैच, एमसीक्यू बैच भी आपको इसमें मिलता है, एक प्री रिकॉर्डेड स्टैटिक जीके। अभी 2 चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। इसका प्राइस 1420 है अभी, वैसे 1562 रहता है 12 महीने के लिए, बट अभी ये 1420 है, 1420 है, 24 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। इवन किसी भी तरीके का डाउट हो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। कोड याद रखिएगा Y168। ओके, और ये सब आपका बैंक महापैक का भी पार्ट है। बैंक महापैक पे भी आपको ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है, 12 महीने और इसके अलावा मेरे भाई 18 महीने और 27 महीने। ओके, 12 महीने, 18 महीने, 27 महीने, 3 महापैक है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो कोशिश ये करना कि आप 27 महीने के साथ जाए, पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 18 महीने या 12 महीने के साथ जा सकते हो। 12 महीने वाला आपको पड़ेगा मेरे भाई 2799 का, 18 महीने वाला पड़ेगा आपको 3359 का, ओके, और मेरे दोस्त 3679 का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और कैसे आपको एनरोल करना है वो बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे तो बैंकिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। जैसे एसएससी के लिए जा रहे हो तो एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ से यहाँ पर आप आओगे तो स्टोर का ऑप्शन आएगा, स्टोर में जाएंगे लाइव क्लास में। ओके, जब लाइव क्लास में स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे बैचेस देखेंगे, बैंक महापैक देखेगा, वॉरियर प्रो देखेगा, तमाम बैचेस देखेंगे। वहां बाय डिफॉल्ट एक कोड लगा होगा जिसपे आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा। आपको Y168 लगाना है, इस पर 79% डिस्काउंट मिलेगा। एक्स्ट्रा 1% के लिए मेरे भाई आपको कॉइन सेलेक्ट करने हैं। तो जब कॉइन सेलेक्ट कर लोगे, Y168 लगाओगे, 80% पे आपको ये प्राइस मिल जाएगा 2799, 3359, 3679। ओके, और कोशिश करना बिल्कुल बिगिनर हो, 27 महीने के साथ जाओ, पहले से तैयारी करो, 12 महीने, 18 महीने, एंड दिस इज रिफंडेबल। ओके, ये रिफंडेबल है मेरे भाई, यस रिफंडेबल है, 100% आपका पैसा रिफंड किया जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद। तो बेसिकली दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सोचो कि मैं 27 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मैं अपनी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसको रिफंड करा लूंगा, और आपका बैंक वहां पे आपके पास बना रहेगा, आपका अमाउंट भी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा। ओके, बशर्ते आपने ये कोड यूज किया। ओके, और इसके साथ साथ और क्या चीजें करनी है, जो बच्चे एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं या जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, आपको ये फाउंडेशन तो कंप्लीट करना है सारथी। मंथली करंट अफेयर्स जो आरआरबी को टारगेट कर रहे हैं वो जनवरी से लेके चलेंगे, जो एसबीआई को टारगेट कर रहे हैं वो अक्टूबर सितंबर से लेके चलेंगे। ओके, साथ के साथ प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेस्ट गुरु है। टेस्ट गुरु भी आपको आज 279 का मिलता है मेरे भाई, 199 का आपको मिल रहा है। सेम कोड Y168 यूज करेंगे। इसका फायदा क्या है, इसमें आपको एसबीआई क्लर्क के मेंस के टेस्ट मिलते हैं 15, एसबीआई पीओ मेंस के टेस्ट मिलते हैं मेरे भाई 15, और यहां पर आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के टेस्ट मिलते हैं मेरे भाई 15, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के। ओके, और स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं 20। तो डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है फॉर जनरल अवेयरनेस, और जिनको जीए में मतलब प्रैक्टिस करनी है, एक एक दिन करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे करें, किस तरीके से नंबर्स बनाए, नंबर्स क्यों नहीं बन रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने के बाद भी हम क्यों नहीं नंबर बना पा रहे, वो सारी प्रैक्टिस आप यहां से करिए। तो एटलीस्ट 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, वॉरियर प्रो बैच और ये टेस्ट सीरीज मेरे दोस्त। ओके, ये आपका किसी बैंक महापैक का पार्ट नहीं है, ये किसी वॉरियर प्रो का पार्ट नहीं है मेरे भाई, ये आपका टेस्ट प्राइम का पार्ट